नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार तिवारी और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसे जेएसएससी कहते हैं हम लोग, वहाँ से विभिन्न विषयों में टीजीटी, पीजीटी की अ, परीक्षा हेतु वैकेंसी आ चुकी है। ये जो जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, वो पीजीटी की वैकेंसी है। इसका विज्ञापन संख्या है 2/2023। इसमें जो पद है वो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यह एक रेगुलर वैकेंसी है। इसका मतलब ये है कि अगर इस वैकेंसी में जो आवेदन करेंगे वो पूर्णकालिक शिक्षक नियुक्त होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें कहाँ से आवेदन करना होगा, कैसे करना होगा। तो इसमें हम आ जाते हैं कि हमें जो आवेदन करना है वह जेएसएससी की ऑनलाइन आवेदन होगा और जेएसएससी www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके ही आवेदन करना होगा। अच्छा, आवेदन में अगर हम फीस की बात की जाए तो तकरीबन आवेदन फीस 100 रुपये है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए यह परीक्षा शुल्क 50 रुपये मात्र है। अन्य राज्यों के रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति या सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग जो भी होंगे, उनके लिए एक समान यानी 100 रुपये फीस ही दे होगी। यह शुल्क नॉन रिफंडेबल किस्म का है। अब अगर बात करें कि ये जो विज्ञापन आया है इसमें आवेदन कैसे करना है, तो ये चूंकि इससे जो पुरानी वैकेंसी आई थी उसी का रिवाइज्ड स्वरूप है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पुरानी जो वैकेंसी थी उसमें आवेदन कर रखा है, उन्हें इस वैकेंसी में पुनः आवेदन के लिए कोई शुल्क देना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नया आवेदन करता है, नया रजिस्ट्रेशन करता है और जन्म तिथि इत्यादि नया दर्ज करके करता है तो उसे परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी कि अगर आपने पुराने आवेदन कर रखा है तो आपको परीक्षा शुल्क से छूट होगी, और अगर आप नया आवेदन कर रहे हैं तो आपको परीक्षा शुल्क देना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कुल कितनी रिक्तियां हैं। तो यहाँ हम आपको रिक्तियों का विवरण दिखाने जा रहे हैं कि जो नियमित नियुक्ति या सीधी भर्ती है, इसमें विभिन्न विषयों के अलग अलग पद हैं। उदाहरण के लिए आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, जिसे जीव विज्ञान का शिक्षक जो है पीजीटी बायोलॉजी भी कहा जाता है, वहाँ पर अनारक्षित यानी जो अनरिजर्व सीट यानी जो सामान्य सीट से उनकी संख्या है 94। साथ ही इसमें जो महिलाओं की संख्या महिला सीट है वो है 5। ऐसे ही ये जो है अन्य जो सीटें हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, इनके कुल 55 पद हैं। अनुसूचित जाति, इनके 22 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 23 पद हैं। और साथ ही साथ जो विभिन्न क्षैतिज इसमें आरक्षण लागू हैं उनका भी आप विवरण देख सकते हैं। कुल मिला के जो जीव विज्ञान की टोटल रिक्तियां हैं वो हैं 218। और जो अन्य तमाम कैटेगरीज में रिक्तियां हैं, अगर आप उन्हें देख पा रहे हैं तो उनकी संख्या है कुल 11। यानी कि जीव विज्ञान में कुल लगभग 218 जो है वो सामान्य पद हैं। इसके अलावा महिला पद कुल 11 हैं। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 3, विजुअली हैंडीकैप्ड 2 और इसी प्रकार के तमाम डिसऑर्डर के लिए अलग अलग पद हैं। इसके बाद हम जो दूसरी विषय की बात करें तो उसमें प्रशिक्षित स्नातक रसायन शास्त्र, जिसे पीजीटी केमिस्ट्री आप कह सकते हैं, उसके लिए भी अनारक्षित वर्ग में कुल 92 पद हैं। महिलाओं में 5 हैं। इसके बाद अनुसूचित जो जनजाति है उसके 61 पद हैं। अनुसूचित जाति के 24 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 19 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के 5 हैं। और कुल अगर पदों की बात करें तो 227 है। महिलाओं के विभिन्न उसमें 11 पद हैं। और जो विभिन्न दिव्यांगों के हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड के 3, दृष्टिबाधित के 2, विजुअली इम्पेयर्ड के 3, जो बधिर हैं उनके 2, और ऐसे से ही 2, 3, 1 रिक्तियां हैं। यानी कि
पीजीटी जो बायोलॉजी है उसमें लगभग 230 रिक्तियां हैं, और जो पीजीटी केमिस्ट्री है उसमें भी लगभग इतनी ही रिक्तियां हैं। अब हम अगले विषय पे आते हैं, तो नाम है उसका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल। भूगोल विषय में कुल अनारक्षित वर्ग में 78 पद हैं, जबकि महिला वर्ग में इसी कैटेगरी में 4 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के पद 39 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 हैं, अनुसूचित जाति के 13 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 1 पद है। कुल 164 पद, महिलाओं के कुल 9 पद, और कुल मिला के 7 पद जो हैं वो जिन्हें हम दिव्यांग कैंडिडेट कह सकते हैं उनके लिए है। अब हम बात करें, अगले पेज पर चलें कि अन्य विषयों में क्या स्थिति है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए वो है हिंदी। हिंदी में स्नातकोत्तर यानी पीजीटी हिंदी की जो सीटें हैं अनारक्षित वर्ग में 75 हैं, यानी सामान्य 75 सीटें हैं, महिला वर्ग में 4, अनुसूचित जनजाति में 37, और अनुसूचित जनजाति महिला में 2, अनुसूचित जाति में 13, महिला में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 22, महिला में 1, पिछड़ा वर्ग में कोई सीट नहीं है। कुल सीटें 163, साथ ही जो महिलाओं की सीटें हैं वो 9, और अगर हम बात करें तो दिव्यांग सीटों की संख्या तो 10 हैं, तकरीबन 10 सीटें हैं दिव्यांगों के लिए। अब इसके बाद अगले विषय पे आ जाते हैं, तो अर्थशास्त्र विषय की जो सीटें हैं उनकी भी कुल संख्या 167 है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। अर्थशास्त्र के बाद अगर हम बात करें तो स्नातकोत्तर शिक्षक इतिहास, इसमें भी कुल 182 पद हैं, और महिलाओं के 9 पद हैं, दिव्यांग इत्यादि के लगभग 10 पद हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक संस्कृत के तकरीबन 169 पद हैं पुरुषों और सभी कैंडिडेट्स के लिए, 9 पद आरक्षित महिलाओं के लिए, लगभग 8 से 10 पद जो हैं वो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। फिजिक्स के लिए जो कुल पद हैं वो 251 हैं, और फिजिक्स के अलावा जो मैथ्स टीचर है उनके पद कुल 185 हैं। जो कॉमर्स टीचर है उनके पद 200 हैं, और जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं उनके पद 211 हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम संख्या 3 के भाग 1 में उल्लिखित पदों को चिन्हित रिक्त में 25% सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के कार्य अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। आपने जब वैकेंसीज देखी होंगी तो उसमें एक विशेष वर्ग कुछ वैकेंसीज थी जो सामान्य वर्ग के जस्ट नीचे थी, उन पे मैंने कुछ बात नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी कि वो पद झारखंड के जो विद्यालय हैं वहाँ पर जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनके लिए पहले से ही रिजर्व है, यानी कि जो फ्रेश कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो उनमें भाग नहीं ले सकते या उन पदों के सापेक्ष अपने फॉर्म नहीं भर सकते। अर्हता की बात है। अच्छा, एक बात और बताएं, जो पिछली बार टीजीटी की वैकेंसी आई थी वहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा सा कड़ा नियम अपनाया था कि आप वहाँ की भर्ती में फॉर्म भरने के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप वहाँ से हाई स्कूल या इंटर की परीक्षाएं पास की हों। लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियमन 2014 तथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। इसमें यह कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ये लगभग हर भर्ती में ये बात कही जाती है कि आपने जो डिग्री पाई हो वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो। बहुत सारे हमारे देश में फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, तो इसलिए राज्य उन पर विशेष ध्यान देते हैं। तो कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में 10+2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे आप एनसीटी कहते हो, उसके
मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, शिक्षा में स्नातक यानी बीएड। कहने का मतलब यह है कि जिस भी विषय में आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपने विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो, तथा किसी जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, वहां से आपने बीएड कर रखा हो। अथवा करके एक और मान्यता की बात कर रहे हैं, इस पे भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक, यानी कि जो इस डेट में आई थी नियमावली, उस नियमावली के अंतर्गत स्नातकोत्तर के स्तर पर कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा बीएड, यानी कि ये जो 5% का रिलैक्सेशन है वो 2002 के क्रम में है, यानी उस समय तक जो जिन्होंने उपाधियां धारण की थी उनके लिए है। तीसरी एक और वो बता रहे हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में जो 10+2 स्तर तक पढ़ाए जाने विषय है उसमें 50% अंक, BA-एड या BSc-एड, ये भी पाठ्यक्रम शायद वहाँ चलते होंगे, इसलिए बात की गई कि इनमें भी अगर आपने पीजी और उसके बाद इन विषयों से टीचर ट्रेनिंग ली है तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। एक और इसी में बताया गया है कि अगर आप मान्यता प्राप्त स्तर विश्वविद्यालय से 10+2 पर पढ़ाए जाने विषय से न्यूनतम 55% एकीकृत बीएड एमएड कर रखे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आते हैं, निःशक्त आरक्षण वाले कोटे में आते हैं, तो आपको 5% अंकों की छूट दी जाएगी। यानी कि आपके लिए एकदम मैं क्लियर कट बता दूं, अगर आप उस स्टेट के हैं तो आप 50%, गैर स्टेट के हैं तो आप तकरीबन 50 से 55% अंक अगर धारित करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। अब ये जितने भी इसमें बताया गया, जो कई सारे उसमें बताया गया, कोई भी अगर आप इनमें से आप अर्हता धारण करते हैं तो आप वहाँ जो ये वैकेंसी आई उसके लिए एलिजिबल है। अब वैकेंसी जो आई है उसमें एक चीज़ और है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका प्रशिक्षण यानी बीएड पूरा नहीं होता, फिर भी वो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन दे देते हैं और बाद में कोर्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले को शिक्षक नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की अनुमति दी जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को विषय में प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी आयोग चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि से पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। यानी कि ऐसे लोग जिनका बीएड का एग्जाम तो दे दिए हैं या एग्जाम देने वाले रिजल्ट अभी नहीं है, उन्हें भी फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि एग्जाम की डेट जब घोषित हो तो एग्जाम होने से पहले वो अपना सर्टिफिकेट चाहे जेएसएससी में जमा कर दें या जेएसएससी जिस एजेंसी को नियुक्त करती है वहां पर जाकर जमा कर दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात हो ही चुकी है। अब खेल कूद की भी जो तमाम प्रतियोगिताएं हैं उससे भी जो कोटा है उसको भी यहाँ उसका जिक्र किया गया है कि खेल कूद कोटा में अगर है कोई व्यक्ति तो वो इस नियमों के तहत छूट ले सकता है और खेल कूद कोटे में आवेदन कर सकता है। अब यहाँ अगली चीज है अनुभव। कर रहे हैं कि जो माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति है उसके अगेंस्ट अगर कोई आवेदन यानी उस कैटेगरी के अंदर कोई आवेदन कर रहा है तो उसे 3 वर्षों की शैक्षणिक कार्यानुभव होना चाहिए। लेकिन एक शर्त और है कि जिसके पास ऐसा कार्यानुभव है उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित ना हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति फॉर्म भर रहा है लेकिन किसी मुकदमे में, किसी गबन के मुकदमे में, किसी अन्य मुकदमे में वो अपराधी हो, तो ऐसे व्यक्ति को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही आप सब जान चुके हैं कि यहाँ जो वैकेंसी है उसमें ग्रेड पे जो पीजीटी का एक सामान्य ग्रेड पे 4800 होता है, तो वो ग्रेड पे इन पदों के सापेक्ष चयन होने पर व्यक्तियों को दिया जाएगा। अब और महत्वपूर्ण चीज, जो आपकी आयु सीमा है, आपकी अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी हो, इसके संदर्भ में बातें की गई। उम्र के बारे में यहाँ कहा गया है कि न्यूनतम उम्र की गणना 1/1/2023 और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2019 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो कम से कम उम्र हो वो इतने में इस डेट तक 21 साल हो जाए, और जो अधिकतम उम्र है वो जो है वो इस डेट तक जो इसमें उम्र सीमा दिया गया है 2019 तक वो पूरी हो जाए, यानी कि 40 वर्ष अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो 40 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा है वो 1/8/2019 तक के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 42, यानी अगर आप अधिकतम उम्र सीमा का लाभ लेना चाहते हैं तो इस डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। महिला के लिए 43, और आगे देखें तो अनुसूचित जाति के महिला पुरुष के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए भी 45 वर्ष है। और जो सभी वर्ग के निःशक्त कैंडिडेट हैं उन्हें आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यानी अगर वो जनरल का है तो उससे 45 वर्ष किया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उससे 42, 5, 47 साल कर दिया जाएगा। महिला अनारक्षित जो कार्य है या पिछड़ा वर्ग की है तो उन्हें 43, 5, 48 साल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार निःशक्तता के आधार पर भी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। खैर, वो छूट देने के लिए भी कहा गया है कि सक्षम अधिकारी से वो प्रमाण पत्र निर्गत हो, अगर सक्षम अधिकारी से नहीं निर्गत है तो वो मान्य नहीं होगा। तमाम प्रकार की बातें कही गई हैं। अब हम आते हैं कि यहाँ एक बात और कही कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें भी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब निःशक्तता के जो श्रेणी में अभ्यर्थी आते हैं, यानी जो 40% या उससे अधिक जिनकी निःशक्तता है, अगर सिविल सर्जन ऐसा सर्टिफिकेट देता है तो उन्हें उस स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी उन्हें लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी हर कैटेगरी के अपने अलग अलग हैं, कहीं पे श्रुत लेखक है तो कहीं पे अनुवादक होगा। लेकिन यह ध्यान देना है कि श्रुत लेखक या स्क्राइब की जो सुविधा है उसे पाने के लिए आपकी जो मिनिमम जो विकलांगता है वो 40% होनी चाहिए, और ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र जो है, जो कि यहाँ परिशिष्ट 11 में दिया गया है, वो भरकर जब आप प्रस्तुत करें तभी आपको मिलेगा। अब बीच में तमाम चीजें हैं, इनको हम छोड़ के हम लोग आ जाते हैं सीधे आरक्षण की बात कर ही चुके हैं कि जो वहां के कैंडिडेट है वही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आरक्षण के बाद कि ऑनलाइन आवेदन कब भरा जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ निर्देश हैं। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 4 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और लगभग 5 मई तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और उनकी फीस इत्यादि जमा होगी। अब यहाँ जो फॉर्म भरना है वो आपको ध्यान ये देना है कि फॉर्म में वही वर्तनी या स्पेलिंग इस्तेमाल करें जो हाई स्कूल यानी मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंकित हैं। इसमें भी ध्यान ये रखना है कि श्री, श्रीमान, मिस्टर इत्यादि का व्यवहार नहीं करना, यानी इन सब को वहाँ नहीं लिखना है। होता है ना कि हम आदर सूचक शब्द श्री, श्रीमान लगाते हैं तो वो वहाँ पर नहीं लगाना है। दूसरी चीज है, आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा तिथि महीना वर्ष दर्ज करेंगे जो मैट्रिक सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है। यानी कि आवेदन भरने में जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वह है हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उन्हीं के आधार पर आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। आवेदन भरने के लिए आपको सिंपल है कि www.jssc.nic.in पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTC 2023 को क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 4 अप्रैल से है। 4 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड भेज दिया जाएगा। जब आपको ये मिल जाए तो इससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसे आप नोट करके सुरक्षित रख लें, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय हो सकता है ज़रूरत पड़े। फिर क्या कह रहे हैं कि जो पासवर्ड है जैसे हो तो अपनी पूरी सूचना के लिए फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और प्रत्येक आवेदन पेज के हर पेज पर जब अपनी सूचनाएं भर देंगे तो आपको सेव का जो बटन है उसे दबाना ना भूलें। सेव करने के बाद कंटिन्यू करके अगले पृष्ठ पर चले जाएं। ये करें कि जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात, यानी जिस दिन आप फॉर्म पूरा कर लेंगे उसके अगले दिन 12 बजे दोपहर के बाद पुनः लॉगिन करके परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। यानी जो फीस है उसका भुगतान सेम डे नहीं करना है, बल्कि मान लीजिए कि 4 से शुरू हो रहा है, आपने 5 को फॉर्म भरा तो 6 को दोपहर के बाद आपको फी जमा करनी है। आगे आ जाएं तो कह रहे हैं कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना किया हुआ स्कैन्ड हस्ताक्षर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। ये लगभग हर जगह सुविधा है कि जब आप फीस का भुगतान कर लेते हैं तो उसका कुछ रेफरेंस नंबर वहां पर डालना होता है। उसके बाद आपको
आपकी फ़ोटो और साइन अपलोड करके और आवेदन को एक बार दोबारा चेक करके सबमिट करना होता है और उसका एक प्रिंट आउट आप सुरक्षित करके अपने पास रख लेते हैं। एक चीज़ और कही गई है कि आवेदन जब भी भरें तो उसे पूरी तरीके से जाँच लें, उसमें कोई गलत चीज़ ना लिखें। शुरू में तो ये चीज़ें पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब हमारे प्रमाण पत्रों की जाँच होती है, उस समय ये पता चलता है और अगर हम सब कुछ सही हैं और सिर्फ़ एकाध त्रुटि की वजह से हमें नौकरी ना मिले, तो ये बड़ी दुःख की बात होती है। इसलिए पहले से ही आप सारी चीज़ों की जाँच परख कर लें कि कोई चीज़ गलत ना भराएँ। तो अब यहाँ अगली चीज़ है रिज़र्वेशन के बारे में बात की कि वो रिज़र्वेशन जिस प्रकार है अ, आवेदन के संदर्भ में कहा गया है कि आवेदन के बाद आवेदन में संशोधन का भी समय दिया जाएगा, जिनमें 10/5/2023 से यानी कि 10 मई 2023 से 12 मई 2023 की मध्य रात तक आवेदन में नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर, यानी कि भैया अगर नाम, जन्मतिथि और ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत कर दिए तब तो गया, बाकी अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसे आप सुधार सकते हैं। अगली चीज़, कब से कब तक आपका आवेदन रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसको कहा गया है कि आवेदन जो है 5/4/2023 से 4/5/2023 के मध्य रात्रि तक, 5/4 यानी 5 अप्रैल 2023 की सुबह से 4 मई 2023 की मध्य रात्रि तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान भी इसी समय होगा, यानी 5 से शुरू हो रहा है तो 6 से आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर पाएंगे और उधर एक दिन विलंब तक यानी 6/5 की मध्य रात तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। और जो फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा प्रिंट आउट लेने की तिथि है वो 8/5/23 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं, यानी इससे भी 2 दिन आगे तक। संशोधन आपको बताया ही जा चुका है कि 10 से 12 के बीच में हो जाएगा और उसके बाद जो आपका आवेदन है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। अभी परीक्षा की कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन वो भी जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। अब एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो आज के समय में लगभग सारी परीक्षाएँ कंप्यूटर बेस्ड हो रही हैं। ये परीक्षा भी अपवाद नहीं है। ये भी कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी परीक्षा होगी। सीबीटी परीक्षा में यह है कि चूँकि परीक्षा केंद्र उतने नहीं होते और छोटे होते हैं, तो कई सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं और ऐसे में नॉर्मलाइज़ेशन एक सामान्य प्रक्रिया है, तो इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइज़्ड अंक देखने को मिलेंगे। अब बात करें कि परीक्षा कैसी होगी, तो परीक्षा एक ही होगी और एक चरण में होगी। जितने भी प्रश्न होंगे वह वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 होगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में 1 अंक का पूर्ण अंक 2 होगा। यानी कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहले में 1 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और दूसरे पेपर में 1 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होंगे। और इसके अलावा कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। एक बड़ी राहत वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब कहा गया कि मुख्य परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम, तो मुख्य परीक्षा जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी, प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, जो कि कुल 100 नंबर के होंगे। 100 अंक है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। जबकि प्रश्न पत्र जो 2 है, इसमें विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 300 अंक का होगा। हम पहले ही पढ़ आए हैं कि एक प्रश्न के लिए 2 अंक हो, यानी इसमें कुल 150 क्वेश्चन होंगे और दोनों का जो अवधि है वो 3 घंटे ही है। अब ये आगे इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है कि हमें क्या क्या सिलेबस है। फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन, जिसमें दिन पर दिन के जीवन में जो चीज़ घटित हो रहा है, यानी जो करंट अफेयर्स है या जो तमाम विषय हैं, मुद्दे हैं, उन पर बातचीत होगी। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, खेल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो हमारे जीएस के प्रमुख 8 कंपोनेंट हैं, उन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा झारखंड स्पेशल के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आप झारखंड स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान, गणित, इनके भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग के भी सवाल आपको मिलेंगे। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल नॉलेज है उसके सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और राजस्थान स्पेशल तो हमने बात कर ही ली है। इसके अलावा हिंदी भाषा का भी कुछ अनुच्छेद पढ़ने के लिए और कुछ व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब सिलेबस हम देखते ही जा रहे हैं। जो हमारा सेकेंड पेपर होगा उसमें जो पूछा जाएगा वो मूलतः विषय आधारित होगा, और पहला जो पेपर है वह क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर उसमें न्यूनतम 33% अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो दूसरे पेपर की जो आपके मुख्य विषय है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपको दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिका जांच तभी की जाएगी जब आप फर्स्ट पेपर में पास होंगे, और दूसरे में भी न्यूनतम 50% अंक लाना है। मेधा सूची जो तैयार की जाएगी वहाँ आप सब जानते हैं कि 50% अंकों से कुछ नहीं होता, कम से कम 60 से 65% अंक जब आप लाएंगे तभी पास होंगे। और अगर एक चीज़ और कही गई कि अगर मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक बराबर नंबर मिल गया, इक्वल मार्क्स मिल गए, तो जन्म तिथि में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उससे वेटेज ज़्यादा मिलेगा। ये है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब प्रमाण पत्र के सत्यापन नियुक्ति, ये अभी बात की चीज़ है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, और अभी फिलहाल में केबीएस का इंटरव्यू लगने वाला है, नवोदय के इंटरव्यू चल रहे हैं, और जो अभ्यर्थी इन सब में किसी कारणवश जिन्हें लग रहा हो कि वो छूट रहे हैं उनके लिए झारखंड पीजीटी की वैकेंसी एक तरीके से रामबाण साबित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने धैर्य से प्यार से मुझे देखा, सुना, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।